नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस मेंस 2020 आंसर राइटिंग के लिए। पार्ट 21 में हम आ गए हैं और आज के प्रश्न में हम चर्चा करेंगे नैतिक नियमों के 3 सोपान के बारे में। नैतिक नियमों के 3 सोपान अर्थात 3 चरण जिनके माध्यम से नैतिक नियमों का विकास होता है या कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नैतिक नियमों को अपने जीवन में धारण करता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आपका बनता है कि नैतिक नियमों के 3 सोपान क्या है, इन्हें स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक आपको सीधा सीधा इनके बारे में बताना है कि ये 3 सोपान कौन कौन से होते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ एथिकल रूल्स, एक्सप्लेन। ओके, तो दोस्तों पिछली कुछ कक्षाओं में हमने पढ़ा, जैसे कि हमने सत्य या उचित के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में हमने शुभ अशुभ के बारे में पढ़ा, हमने कर्तव्य के बारे में पढ़ा, हमने सद्गुण के बारे में पढ़ा। जब हम नैतिक चेतना के विकास के क्रम के बारे में बात करते हैं तो दरअसल हम उन शक्तियों के बारे में बात करते हैं जो हमारे नैतिक नियमों का निर्धारण करती है। अर्थात धीरे 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 व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना हम, जो जिस तरह से आपने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा होगा, तो सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि व्यक्तित्व विकास के दौरान 3 अवस्थाएं व्यक्ति की आती हैं, जिनको हम क्रमशः बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। अर्थात इदम, अहम और पराहम। इदम की अवस्था में व्यक्ति बिल्कुल पशु की भांति व्यवहार करता है और वो अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, बस उसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है बाकी चीज़ों से, दुनिया से। वो केवल अपने सुख की प्राप्ति के लिए काम करता है। इसके बाद में अहम की अवस्था में व्यक्ति इंसान के रूप में इंसान होता है, मतलब वो नियमों के हिसाब से चलने लगता है, ठीक है। और जब वो पराहम की स्थिति में जाता है तो वहां पर वो एक नैतिक विकास अपना कर लेता है और वो अपने ही लक्ष्यों पर निर्धारित होकर के एक ईश्वर बनने की ओर जाता है, मतलब मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में जब व्यक्ति होता है तो वो पराहम की स्थिति होती है। देखिए, मैं उस साइकोलॉजी के टॉपिक को यहाँ पर जोड़ूंगा आपके नैतिक नियमों के साथ में। मुइरहेड नामक एक जो नीति शास्त्री हैं, वे बताते हैं कि नैतिक चेतना के 3 सोपान होते हैं। दोस्तों ये कोई बड़ा कठिन वाला विज्ञान नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप भी जानते हैं, आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि आप जब बचपन में पैदा हुए और उसके बाद धीरे धीरे बड़े होने लगे, मतलब आज की तारीख में मान लो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए उनको कोई काम कैसे करना है ये कौन निर्धारित करता है? क्या वो बच्चे खुद करते हैं? जी नहीं, इसका निर्धारण आप लोग करते हैं, समाज करता है, उसके माता पिता करते हैं, ठीक है। तो माता पिता उसे बताते हैं कि भैया देख, ऐसे करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बच्चों के पैर छूना चाहिए, ये करो वो करो, स्कूल जाओ, किसी से झगड़ा मत करो, चोरी मत करो। ये सब हमें कौन सिखाता है? बाहरी लोग सिखाते हैं। तो पहली अवस्था में हमारा जो मानव का व्यवहार होता है, इसका निर्धारण बाहर की शक्तियां करती है। हमारा खुद का उन पर कोई जोर नहीं होता जब तक हम छोटे होते हैं या हमारी पूर्ण समझ विकसित नहीं होती। जैसे कि आज आप किसी छोटे बच्चे को बोल दो कि बाहर जाओगे तो भालू खा जाएगा, तो वो भालू खाने के डर से काम करेगा, ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ समय पश्चात जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि आज का जमाना ही बाहर जाने का नहीं रहा, तो वो अपने आप ही बाहर जाना बंद कर देगा। पहली अवस्था में मानव व्यवहार का पूर्ण निर्धारण कौन करता है? बाहरी शक्तियां करती है, ठीक है। तो ये बाह्य नियम जब हमारी किसी भी हमारे कार्यों का निर्धारण जब कर रहे होते हैं, उस समय हम किस अवस्था में होते हैं? उस समय हम विचारहीन अवस्था में होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर विचार करने लायक कोई अवस्था शक्ति ही नहीं होती। जब छोटा बच्चा होता है तो वो विचार करने योग्य नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, जो मैं कर रहा हूँ क्या उसके कुछ बुरे इंपैक्ट हो सकते हैं या कुछ अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि मसलन आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़ों को देखकर छोटे बच्चे मारने लग जाते हैं उनको। वो क्यों करते हैं? वो समझते ही नहीं है, इसलिए फिर हम उन्हें समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं मानते तो उनको डांटते हैं। तो बाह्य नियमों के आधार पर उनका निर्धारण होता है। इसके बाद का जो काल आता है जिसको बोलते हैं दूसरा काल, ठीक है, उस काल में यही कार्य आंतरिक नियम करने पर लग जाते हैं, जिसको हम कई बार जब हम बात करेंगे आगे नीति शास्त्र में तो अंतः अनुभूतिवाद हम पढ़ेंगे। तो अंतः अनुभूतिवाद जो है वो आपकी आंतरिक शक्ति है, आपके अपने आंतरिक नियम बनते हैं जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो आपका पथ प्रदर्शन कौन करता है? आपके अंतःकरण के नियम। आपके मन में मान लीजिए दया का भाव है तो आप उसके हिसाब से काम करते हैं, फिर आप गलत सही नहीं देखते। जो आपके मन की अवस्था है वो आपको निर्धारित करती है। अब हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये सही भी हो, दोनों ये हो सकता है, ठीक है। तीसरी स्थिति में क्या होता है? तीसरी स्थिति में जब आप जाते हो तो आप जो कानूनी नैतिकता है
या तो बाहर के नियम या अंदर के नियम। ये नैतिकता को आप समझ लेते हो और आपको ये अपर्याप्त लगती है कि नहीं, ये नैतिकता जो है ये अपर्याप्त है, ये सही नहीं है। इस नैतिकता को आप साइड में कर देते हो और अब आपके नैतिक मानदंडों का निर्धारण करते हैं कोई उद्देश्य। कुछ उद्देश्य आप अपने जीवन के निर्धारित करते हो और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या फिर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही आप जो है काम करते हैं। ठीक है, चल तो आप अब आपके नैतिक नियम किसके आधार पर हो जाएंगे? किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर। अब यहां पर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेके चलता हूं। मैंने आपको पिछली कुछ कक्षाओं में दो चीजें पढ़ाई। एक तो मैंने आपको पढ़ाया सत्य या असत, मतलब उचित या अनुचित, ये आपको मैंने पढ़ाया। एक बार मैंने आपको शुभ या अशुभ पढ़ाया था। सत्य और असत्य या उचित या अनुचित का मैंने बताया था कि जब आप कोई काम नियमों के अनुसार करते हो तब तो आप उचित या अनुचित की बात करते हो, और जब आप किसी काम जब कोई भी काम आपकी किसी उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है तब आप शुभ और अशुभ की बात करते हो। ठीक है, तो कर्म के आधार पर जब आप उचित अनुचित की बात कर रहे हो, कर्म नियम के अनुसार है ये बात कर रहे हो, तब तो आप उचित अनुचित की बात कर रहे हो। और जब आप किसी कर्म के किसी लक्ष्य में सहायक होने या फिर स्वतः साध्य होने की बात करते हो तो आप शुभ अशुभ की बात करते हो। मतलब नियमों की बात करते समय, चाहे वो बाह्य या आंतरिक, नियमों की बात करते समय आप उचित अनुचित की बात करते हो। ठीक है, और जब आप जो है लक्ष्य की बात करते हो या उद्देश्य की तो आप शुभ अशुभ की बात करते हो। तो ये जो शुभ और अशुभ जो है ना, ये आपके तीसरे स्टेज, आपके नैतिक चेतना के तीसरे विकास स्टेज में आता है। जबकि शुरुआती जो दो स्टेज आपके होते हैं ना, बाह्य नियम और आंतरिक नियम के, उसमें आप केवल बात करते हो किसकी? उचित और अनुचित की। जबकि तीसरे स्तर पर जब आप नैतिक स्तर पर सोचने लगते हो, जब आप उद्देश्य मूलक हो जाते हो, जब आपके जीवन में हेतुवाद का प्रवेश होता है, उसी के साथ आपकी परिकल्पना बदल जाती है। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो देखो, नीति शास्त्र में ये जो नैतिक मापदंड है ना आपके, यही मुख्य विषय है। मेनली बात इसी चीज पर की जाती है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसा करना चाहिए, किस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, कौन सा आचरण आदर्श है, हमारे नैतिक निर्णय क्या होने चाहिए, ये सारी ही तो हम बातें करते हैं। तो नैतिक आदर्श या मापदंड में हम इन्हीं चीजों का बात करें। दो चीज, क्या उचित है, तो जब हम उचित की बात कर रहे हैं दरअसल हम उस समय पहली और दूसरी अवस्था में, या तो हम किसी बाह्य नियम से निर्धारित हो रहे हैं या आंतरिक से। और जब हम बात करते हैं क्या अच्छा है, क्या शुभ है, क्या आदर्श है, तब हम जो है तीसरे स्तर पर आ चुके होते हैं। तो पहले स्तर पर आप नैतिक मापदंडों को मानते हैं, बाह्य नियमों को, बाहर सरकार के नियम, कानून के नियम, जूरी के नियम। दूसरे स्तर पर आप आंतरिक नियमों को मानते हो, जैसे कि ज्ञानवाद। ठीक है, इंट्यूशनलिज्म जो होता है ना, इंट्यूशनिज्म, उसके बारे में, अंत अनुभूतिवाद के बारे में बात करते हो। और तीसरे स्तर पर आप चल जाते हो हेतुवाद की तरफ, लक्ष्य प्रयोजनवाद की तरफ। ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल थ्योरी पर आप तब बात करते हो। तो मैं ग्राफ के हिसाब से आपको ये चीज समझा सकता हूं, तो मैं कोशिश भी करूंगा। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा दोस्तों। अलग अलग मापदंड होते हैं। दो मापदंड नियमों के आधार पर होते हैं जिनको हम वैधानिक मत कहते हैं, और इसमें कुछ बाह्य नियम होते हैं। ये बाह्य नियम आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये राजनीतिक नियम होते हैं, ये सामाजिक नियम होते हैं, या फिर ये ईश्वरीय नियम होते हैं। कौन कौन से बाह्य नियमों के अंतर्गत आने वाले? देखो, यहां से सीधा प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का कि बाह्य नियमों के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं। तो राजनीतिक नियम, सामाजिक नियम और ईश्वरीय नियम जो हैं, ये सभी बाह्य नियमों के अंतर्गत आने वाले हैं। जबकि आंतरिक नियमों की अगर मैं बात करूं, इंटरनल नियमों की बात करूं, तो इसको हम इंट्यूशनिज्म, ठीक है, इंट्यूशनिज्म कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका दो ऑप्शन आते हैं। एक तो नैतिक इंद्रियवाद, जिसको हम मोरल सेंस थ्योरी कहते हैं, आगे बढ़ेंगे। और दूसरे को हम बोलते हैं रैशनलिज्म, जिसमें हम कांट के रिगोरिज्म की बात करते हैं, बुद्धिवाद या कठोरतावाद की बात करते हैं। तो दो स्तर तो ये हो गए, ये आपके उचित या अनुचित से जुड़े हैं। इसके बाद अगली स्थिति में आप शुभ की बात करने लग जाते हैं। शुभ अशुभ की जब बात कर रहे हैं तो आप दरअसल तीसरे स्टेज में हैं, जिसको हम लक्ष्य आधारित हेतुवाद वाली स्थिति बोलते हैं। और ये हेतुवाद में दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक सुखवाद जिसको हम हेडोनिज्म बोलते हैं, और दूसरा परफेक्शनिज्म जिसको हम आत्मपूर्णतावाद के नाम से जानते हैं। तो ये मैप आपको बताता है कि कैसे आपका नैतिक विकास चरणबद्ध रूप से होता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही
कोशिश की है, प्रयास किया है। हालांकि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि आपको सब कुछ बता सकूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूं। मेरे पास जो शक्ति है वो आप है। मतलब अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो उसको जज करने वाले आप हैं, उसे शेयर करने वाले भी आप हैं, लोगों को बताने वाले भी आप हैं और उत्तर लेखन करने वाले भी आप हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा मैटर ज़्यादा छात्रों तक अच्छे रूप में पहुंचे, और इसी में आपकी मैं मदद चाहता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें इसी तरह मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।